मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है और उसका एक जॉब है जो कंसिस्टेंटली जहां से सैलरी आती है और उस सैलरी में से वो पैसा निकाल के हर महीने रेंट देता रहता है, तो उससे वो उस मकान में किराए पे रह सकता है। दोस्तों, क्या हो अगर कभी उसकी जॉब ना रहे और सैलरी नहीं आए अगले महीने, तो क्या उसका जो रेंट है वो माफ हो जाएगा? क्या वो ये कह सकता है कि मेरी सैलरी नहीं आई है इसलिए आप मुझसे रेंट चार्ज मत करिए? नहीं ना। तो दोस्तों, सेम टू सेम बात म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी लागू होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जिसको आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का विलन। और वो विलन जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों, आज हम एक्सपेंस रेशियो को समझेंगे और वो शोले मूवी के गब्बर सिंह की जैसे ये डायलॉग उस पर फिट बैठता है कि आज 50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखो, एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागर नोमिक्स में आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और आपको इसका एक सेकंड भी मिस नहीं करना है। आमतौर पे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, लेकिन आज मैं आपको जोर देके कह रहा हूं। सो डोंट मिस दिस वीडियो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। सो सागर कॉमिक्स में दोस्तों शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नाउ। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मकान के किराए पे रहता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, और वो किराया हर महीने देता है, जब तक किराया देता है तब तक मकान मालिक उसे रहने देता है, और जिस दिन किराया नहीं देगा उस दिन मकान मालिक उसे निकाल देगा। दोस्तों, सेम टू सेम जो चीज है वो आपके म्यूचुअल फंड्स में होती है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम पर दोस्तों, अगर आपने किया है या आप करने वाले हो, तो आप सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? किस चीज के बेसिस पर दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप करते हैं? आपका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, वीडियो रोकिए, पहले आंसर लिखिए, ताकि सस्पेंस खुलने पर आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उन सबको पता होगा कि उसमें कई चीजें होती है, जैसे कंपनी का नाम, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसकी रेपुटेशन, उसका फंड मैनेजर, कितना बड़ा फंड है, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट की साइज, और इन सब से पहले जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं रिटर्न, कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए कि यस, रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिखिए लिखिए, अगर आप मानते तो लिखिए। पर दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि ये सबसे आखिरी चीज होनी चाहिए जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले आपको देखनी है, रिटर्न शुड बी द लास्ट थिंग टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आप कहेंगे कि सर ये उल्टी गंगा कहां से बहा रहे हो आज? आज क्या हो गया आपको? अब तो पूर्व की जगह पश्चिम की तरफ जा रहे हो, आज क्या बात है? तो मैं कहूंगा दोस्तों, मैं पूर्व की तरफ ही जा रहा हूं, लेकिन आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हो उसका मुंह आपने घुमा करके पश्चिम की तरफ कर रखा है। अब इसको सीधे भाषा में समझते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्यों होता है, क्यों लेते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड? क्योंकि इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतनी ट्रेनिंग, इतनी नॉलेज, इतना टाइम और इतनी रिसर्च संभव नहीं होती है हर व्यक्ति के लिए। और इसलिए हम लोग अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दे देते हैं कि भैया हमारी रिस्क को आप मैनेज करो और रिटर्न जो है वो हमको दे देना। यही होता है। अच्छा, फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगाता है, फार्मा में लगाता है, एफएमसीजी में लगाता है, आईटी में लगाता है, हेल्थ केयर में लगाता है, सीमेंट में लगाता है, और भी बहुत सारी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। और इस तरह से वो एक पोर्टफोलियो बनाता है और उससे आपको पैसे को
प्रॉफिट बना करके आपको देता है। यही होता है ना। तो अब बात यह है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कंपनी आपको इस सारी चीज के बदले में एक चार्ज करती है, और वो चार्ज क्या होता है आपका, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो फंड मैनेजमेंट का चार्ज होता है, और वही सबसे बड़ा विलन है। वही ऐसा विलन है जो सामने नजर नहीं आता है, लेकिन आपकी सारे प्रॉफिट को, सारी सेविंग को चट कर जाता है। और आप कहते हैं अरे इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन मेरे बैंक में तो पैसा ही कम आ रहा है। क्या आपके साथ हुआ है लाइफ में? अगर हुआ है दोस्तों, तो आज के वीडियो के बाद नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो हम सीधा स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि आखिर एक्सपेंस रेशियो क्या है और कैसे काम करता है। लेट्स बिगिन दिस। तो दोस्तों, ये है आपका सबसे बड़ा विलन। इन महाशय की फोटो आपने देखी होगी अक्सर। आप जानते हो इनको कौन है? ये है मिस्टर हेथ लेजर, जो कि जोकर के रोल के अंदर सबसे खतरनाक विलेंस में से एक माने जाते हैं बैटमैन की मूवीज में। तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, वो भी ऐसा ही होता है। अब ये काम कैसे करता है, इसको आगे डिटेल में समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, जो मैं हमेशा करता हूं और जो आप हमेशा भूल जाते हो। अरे थोड़ा इतना ज्यादा मेमोरी लॉस कैसे होने लग गया लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। भाई मैं हर बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और फिर आप वो भूल के आगे बढ़ जाते हैं, और फिर मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो निकल जाती है, और आप गिनती समझते हैं 1 से डायरेक्ट 3 की, और 2 को भूल जाते हैं। और जब 2 भूल जाते हैं तो स्थिति अभिमन्यु जैसी हो जाती है, जिसे चक्रव्यूह में अंदर घुसना तो आता था, लेकिन क्योंकि वो बाहर निकलना नहीं जानता था, तो चक्रव्यूह में ही उसको वीरगति को प्राप्त होना पड़ा, उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, हर वीडियो को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और फिर आगे बढ़िए। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे थे, तो पहली बात ये है कि कंपनियां चार्ज क्यों करती है। देखिए, आपके फंड को मैनेज करने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये बिरला सन लाइफ हो सकती है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो सकती है, और भी कोई सी हो सकती है, आईडीएफसी हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है। अब ये कंपनियां कहती है कि भैया हम आपसे इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हमने जो फंड मैनेजर आपके पैसे को संभालने के लिए रखा हुआ है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, वो हम उसको पैसे देते हैं, यानी उसको हमें सैलरी देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है? फंड मैनेजर को। ठीक है। सो दोस्तों, ये बात अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल सही है, उन्होंने सही पैसा खर्च किया है, वो पैसा चाहिए ही। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और क्या क्या चुपचाप शामिल कर लेते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें सेल्स एंड मार्केटिंग करनी पड़ती है आपके जो फंड है उसको, उसके लिए, तो उसका भी खर्चा होता है। तो भैया एक बात बताइए कि कंपनियां सेल्स एंड मार्केटिंग तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रही है ना, उसका चार्जेस आपसे काहे को ले रही है? खैर, ये एक पॉइंट है जिसपे आपको सोचना चाहिए। हालांकि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बात हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस कैसे काम करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, एक सोच के लिए एक दायरा दे रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग का ना खर्चा कंपनियों को उठाना चाहिए, या फिर एक्सपेंस के रूप में आपसे वसूल करना चाहिए। आप सोचिएगा इस पर जरूर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो वो कंपनीज कहती है कि हम आपका जो फंड है, यानी कि आप जो इन्वेस्टर्स हो, इन्वेस्टर्स, इनका एक पूरा पूल है, बहुत सारे S1 S2 इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, इन सब इन्वेस्टर्स का एक फंड है। और उस फंड को, जो सारा कलेक्टिव पैसा हो गया, उसको मैनेज करने के लिए वहां पर एक फंड मैनेजर है। और जो फंड मैनेजर है, वो आपके पैसे को पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्ट करता है, और उसके बदले में जो रिटर्न होता है, वो रिटर्न आपको डिस्ट्रीब्यूट करके वापस दे देता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। और वो ये कहते हैं कि जो फंड मैनेजर है, और जो हमारी कंपनी यानी एएमसी में काम करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एलआईसी हो, मतलब एलएनटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एचएसबीसी हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है। तो ये कंपनी कहती है कि हम
आपके पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो में वो क्या करें कि इसमें हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के खर्चे भी शामिल हैं, इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी शामिल है, ट्रांजैक्शन के कॉस्ट जो आपकी सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना होता है वो, साथ में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस जो फंड मैनेजर है उसकी फीस, रजिस्ट्रार फीस, कस्टोडियन मतलब जहां आपके शेयर्स आपके जो यूनिट्स है वो रखी जाती है, आपके जो कस्टोडियल यूनिट्स होती है सीडीएसएल और आपके एनएसडीएल जो है उसमें। और उसके अलावा ऑडिट फीस कि आपके फंड की सारे जो चार्जेस हैं मतलब प्रॉपरली ऑडिटिंग जब भी होती है उसकी उसकी भी फीस देते हैं। तो ये कहते हैं कि आपकी जो भी फंड वैल्यू है उसमें से हम 2-3% 1 to 2% फंड मैनेजमेंट के चार्जेस ले लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या ये फंड मैनेजमेंट के चार्जेस कितने हो सकते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये कितने काम के हैं। बस दोस्तों एक सेकेंड, हम वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए अब ये कहते हैं कि ये कितने हो सकते हैं। नॉर्मली जो फंड मैनेजमेंट के जो चार्जेस होते हैं दोस्तों वो आपके दो तरीके के फंड्स पे डिपेंड करते हैं। या तो फंड हो सकता है कि आपका एक्टिव फंड हो, या फिर हो सकता है आपके कि पैसिव फंड हो। अब देखिए एक्टिव फंड से हमारा मतलब क्या है। एक्टिव फंड जो है वो होते हैं जिसमें फंड मैनेजर खुद जो है वो एक्टिवली सिक्योरिटीज को सर्च करता है, आपका वो रिसर्च करके और पोर्टफोलियो बनाता है, और उसके बाद में उसको आपकी मैक्सिमम रिटर्न को जनरेट करने के लिए यूज करता है। दूसरा जो है वो फंड मैनेजर मैनेजर होता है जो कि पैसिव फंड्स का फंड मैनेजर होता है। पैसिव फंड्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, किसी भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं या फिर सेंसेक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी होते हैं एज इट इज उसकी कॉपी बना करके अपने फंड को मैनेज करते हैं। अगर निफ्टी में 50 कंपनियां हैं तो वो सेम कंपनियां सेम रेशियो में वो अपने फंड में भी मैनेज मैनेज कर लेते हैं, और इस तरह से उसमें फंड मैनेजर को कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक शेयर कंपनी का अगर निफ्टी में शामिल होता है तो ये भी शामिल कर लेते हैं, अगर वहां से कोई शेयर निकल जाता है तो ये भी निकाल देते हैं, और इस तरह से उनको पैसिव फंड्स कहा जाता है जो इंडेक्स फंड आमतौर पे होते हैं। ऐसे केसेस में क्योंकि फंड मैनेजर उसको ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ रहा, तो फंड के चार्जेस कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे पैसिव फंड्स है वहां पे करीब करीब 0.1 से 1.5% या उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जो एक्टिव फंड है उसमें 1% 3% और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं चार्जेस, क्योंकि कंपनी कहती है हमने बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स लिए हैं और उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज हो गई आपकी क्या, ये चीज हो गई आपकी ये बताने के लिए कि फंड मैनेजर जो है उसके चार्जेस कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आती है बात, वो है कि एक्सपेंसेस जो है ना उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो टीईआर, अब बात समझते हैं हम लोग कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो, दैट इज a direct bearing on a scheme's NAV. The lower the expense ratio, the higher the NAV. Thus, TER is an important parameter while selecting a mutual fund scheme. अब इसको मैं सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और वो ये आप ये देखिए कि मान लीजिए आपका एक फंड है जिसमें आपने 100 रुपए डाले, फंड पे 100 रुपए आपने डाले, ठीक है, और मान लीजिए उसके अंदर आपको 10% का फायदा हुआ। फंड ने कितना पैसा दिया, ये मान लीजिए कि जो रिटर्न है वो आया आपका 10%, और आपने जो इन्वेस्ट किया था वो आपका है, ये अमाउंट है 100 रुपीज। तो इसका मतलब आपके पास में प्रॉफिट कितना आ जाएगा, गेन कितना होगा आपको, वो हो जाएगा 10 रुपीज, राइट। अब एक्सपेंसेस जो है ना वो मान लीजिए वो है सपोज करिए 2%, तो इसमें से एक्सपेंसेस कितने चले गए 2, तो अब आपकी जेब में कितना रिटर्न आ रहा है 8 रुपीज। तो आपको पेपर पे दिखेगा कि इतना रिटर्न आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके बैंक में इतना रिटर्न आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दो फंड्स को कंपेयर करते हैं। लेट्स कंपेयर फंड ए विथ फंड बी। अब देखिए मैं आपको बहुत शानदार एक ब्यूटीफुल चीज बताता हूं, यहां लिखते हैं इनको थोड़ा सा, फंड ए और फंड बी।
और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपको ना ये सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो ही देखना चाहिए। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखो। क्यों? क्योंकि ये मकान के किराए की जैसे है। मकान का किराया जो होता है ना, किराया यानी कि रेंट, यानी कि ये फिक्स है। ये तो आपकी इनकम आए चाहे नहीं आए, सैलरी आए चाहे नहीं आए, एक्सपेंसेस आपको देने ही देने हैं। इसलिए इसको सबसे पहले देखना चाहिए। और उसके बाद में आपको क्या क्या देखना चाहिए? उसके बाद दोस्तों आपको देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए आपको कि कंपनी जो है एएमसी कौन सी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है, उसका फंड मैनेजर कौन सा है, उसकी रेपुटेशन क्या है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद देखना चाहिए आपको कि उसका AUM क्या है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है। फिर आपको देखना चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो क्या है। फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए कि कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है ये, कौन सा इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। और उन सब के बाद में देखना चाहिए आपको कि इसको हिस्टोरिकली कितना रिटर्न मिला है। दोस्तों यहां जाकर के रिटर्न का नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8th नंबर पे जाके आपका रिटर्न आता है। और आप जब फंड खरीदते हो तो सबसे पहले ही रिटर्न पर ही जाते हो, इसीलिए घाटा खाते हैं हम लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अब सीधे वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि दो फंड्स को हम कंपेयर कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि पहला फंड ए है और फंड बी है। अब मान लीजिए फंड ए जो है उसने रिटर्न दिया, वो दिया सपोज कीजिए 10%, राइट। और जो फंड है बी है उसने रिटर्न दिया से सपोज 9%, ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो आ गया, मान लीजिए इसका एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 3%, इसका एक्सपेंस रेशियो है मान लीजिए 1%, ठीक है। तो देखिए जब आप फैक्ट शीट देखेंगे या जब CNBC TV18 पर देखेंगे तो कौन सा फंड अच्छा दिखेगा आपको? जाहिर सी बात है फंड ए। क्यों? क्यों अच्छा दिखेगा? क्योंकि इसने ज्यादा आपको रिटर्न दिया है। सही है कि फंड ए आपको इसलिए अच्छा दिखेगा क्योंकि उसकी जो रिटर्न है वो ज्यादा दिखेगा। आप CNBC आवाज पे जाओगे, ET पे जाओगे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, कहीं भी जाओगे तो हर कोई कहेगा कि भैया फंड ए इज बेटर। क्यों? क्योंकि फंड ए ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, फंड बी का रिटर्न तो कम है। लेकिन अब वापस स्क्रीन पे चल के देखिए कि एक्चुअली में क्या हुआ है। और हुआ यह है दोस्तों कि जिसका 10% का रिटर्न था उसमें से एक्सपेंसेस के तौर पे 3 रुपीज माइनस हुए, तो आपके जेब में आया 7 रुपीज। जबकि जो कम रिटर्न देने वाला फंड था, पैसिव फंड था, उसमें सिर्फ 1 ही रुपए का एक्सपेंस रेशियो था, तो आपके पास आ गए 8 रुपीज। तो यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल उल्टी हो गई। यहाँ पर फंड ए अच्छा था और बी खराब था, और नीचे सच्चाई में आके देखेंगे तो फंड बी अच्छा हो गया और ए खराब हो गया। तो दोस्तों ये है मैजिक एक्सपेंस रेशियो का, जिसको कि आपको जरूर देखना चाहिए। अब ये होता कहाँ है, दिखता कहाँ है, ये करने के लिए हम एक सीधा एक वेबसाइट पे चलते हैं और वहां चल के देखते हैं कि फंड मैनेजर की या म्यूचुअल फंड की डिटेल्स में एक्सपेंस रेशियो कहाँ चेक करें। तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ ना कोई सी भी आप एक वो ले लीजिए, किसी भी स्कीम को उठा लीजिए। मान लीजिए आप मेरा तो मॉर्निंग स्टार फेवरेट है, बट आप कोई सी भी स्कीम ले लीजिए, आप कोई सी भी वेबसाइट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं मॉर्निंग स्टार पर ही चलते हैं। तो गड़बड़ है। देखिए दोस्तों यहाँ चलते हैं सीधा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स पे। अब ये कितनी अच्छी वेबसाइट है मॉर्निंग स्टार, जिसपे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि हालात यहाँ भी ऐसे ही है। ये भी ये कह रहे हैं सबसे पहले कि आप हाईएस्ट रिटर्न वाले फंड को दिखा रहे हैं, ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि भैया कौन सी फंड में एक्सपेंस रेशियो कम है। एनीवेज कोई बात नहीं, हम मान लीजिए कोई सी भी एक फ्लेक्सी कैप कोई फंड लिया हमने, यहाँ से सेलेक्ट किया और हम कहीं भी चले गए। मान लीजिए यहाँ गए, ये है HFDC फ्लेक्सी फंड कैप। मैंने रेंडमली कोई सा भी एक फंड खोल लिया है, और जब हमने फंड को ओपन किया है तो उसकी जो शीट की डिटेल्स है,
फंड की जो डिटेल्स है उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो साफ तौर पे नजर आएगा, जिसको आपको क्या करना है दोस्तों, जिसको आपको सबसे पहले चेक करना है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ये फंड की डिटेल्स आ गई, और यहाँ फंड की डिटेल्स में आप बाकी सारी चीजों के साथ में यहीं पर देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो कितना है दोस्तों। इस केस में एक्सपेंस रेशियो है इसका ये 0.990%, यानी कि 1% से कम इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें से सिर्फ 1% से भी कम पैसा ये लोग काटेंगे। इसके अलावा आपको और चीजें क्या क्या देखनी चाहिए, इसमें देखनी चाहिए कि फ्लेक्सी कैप, यानी नाम में पता पड़ जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, ये डायरेक्ट प्लान है या फिर ये दूसरे टाइप का मतलब इनडायरेक्ट प्लान है। तीसरा ये कि दोस्तों ग्रोथ ऑप्शन है या नहीं है। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब होता है कि वो म्यूचुअल फंड जो कि आपके प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करता है, जिससे आपकी AUM की साइज यानी फंड की साइज, आपकी यूनिट्स की साइज बढ़ जाए। नेक्स्ट आपको ये भी देखना चाहिए कि ये कितने स्टार की रेटिंग है, और ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, क्या है। इसके अलावा आपको इसकी प्रोफाइल देखनी चाहिए कि ये प्रोसेस कैसा है इसका, लोग कैसे हैं, पेरेंट मतलब जो कंपनी है बैकग्राउंड में वो कैसी है, सस्टेनेबिलिटी रेटिंग इन सबको छोड़ दीजिए, सीधा आप आइए कहाँ पर, तो ये एनिमल टेस्टिंग वगैरह ये सारे डाल रखे हैं इन्होंने, कमाल ही है। फिर आपके पास में ये तो देखना ही नहीं है, ये कभी भी मत देखना वन डे रिटर्न, क्योंकि वन डे रिटर्न में बहुत गड़बड़ हो जाती है, वो मिसगाइड करता है। NAV का मैं बताऊंगा आपको। टोटल एसेट्स आपको देखने चाहिए, वो क्यों देखने चाहिए वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एसेट्स के लिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर आप टोटल एसेट्स का क्या रोल है एक फंड, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप एक वीडियो के लिए मुझे जरूर लिखिए उसमें कि आप ये कुछ सीखना चाहते हैं इसके बारे में, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। इंटरेस्टेड होंगे आप लोग तो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा टाइम एनर्जी भी लगती है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर वो वीडियो नहीं बनेगा। दूसरी बात इस पे आप ये देख सकते हैं कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी है, कि ये मिड कैप में कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में कर रहे हैं, मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, टर्नओवर कितना चेंजेस होते हैं इसमें, और ये इसका ग्राफ है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक फैक्ट शीट भी होती है, तो वो हम किसी आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने के लिए सबसे पहली जो चीज देखनी है सेलेक्ट करते टाइम पर, वो है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों कभी भी इसको इग्नोर मत करिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको घाटा खाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि आपका मित्र हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, और हमेशा रहूंगा जब तक सांसें चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, और उससे कुछ फायदा आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो पसीने बहा रहा हूँ, उससे आपको लगता है कि कुछ फायदा आपका हो रहा है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए। और दूसरी बात, इसको अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपने अभी तक मान लीजिए किसी को शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो जानकारी अच्छी है, किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी का नुकसान होने से बच सकता है। इसलिए उन सबको, जिन सबको आप लोग चाहते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं, सारे लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह इसे शेयर करिए, ताकि अच्छी काम की ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड नॉलेज सब तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कहने की बात थोड़ी ना है, दबा दीजिए एक बटन खट से, इतना सा ही टाइम लगेगा। और बेल आइकन को तो ऑन करना जरूरी है ही, क्योंकि नहीं तो अगली मेरी वीडियो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में होने वाली है, वो आपको कैसे मिलेगी। तो दोनों काम तुरंत कर लीजिए, और आपके जो सवाल है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमने कुछ टाइम से ये देखा कि बहुत सारे मित्रों ने कहा कि सर सिस्टमेटिकली हम चीजों को थोड़ा समझना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ वीडियोस, कुछ कोर्सेज हमने वहां पे लिस्ट किए हैं, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और उनको फायदा भी हो रहा है। तो वहां जाके आप हमारे कोर्सेज जरूर चेक करिए। एक फ्री बेसिक इन्वेस्टमेंट का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में उससे सिस्टमेटिकली चीजों को सीखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग।
and happy wealth creation. Thank you. Take care. Bye bye.